तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा है कि आज रात हम इस भूतिया खंडहर जैसे दिखने वाले घर में रुकने वाले हैं। आप सभी देख ही रहे होंगे कि ये कमरा काफी सालों से बंद पड़ा है। यहाँ चारों ओर धूल जमी हुई है। देखिए ये बोर्ड को ये कैसा धूल से लबलबा भरा हुआ है। इसे देखकर ही लगता है जैसे सालों से इसे किसी ने छुआ भी नहीं होगा। और ये लाइट, अब आप ही सोच रहे होंगे कि कई सालों से बंद पड़े घर में अचानक ये लाइट कैसे आ गई। मैंने सही कहा ना? आप यही सोच रहे हो ना? तो मैं आपको ये जानकारी बता दूं। जो बल्ब मैंने लगाया है ये सेल से चलने वाला बल्ब है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। लव उस बल्ब को बोर्ड से निकालता है और सभी को दिखाता है। ये सेल से चलने वाला बल्ब है और बल्ब की तरफ अपना कैमरा घुमाने का इशारा करता है। ये एक बड़ा सा मेगावाट बल्ब है जो किसी भी सेल से जलता है। ये देखिए इसके नीचे ये एक काला बटन है जिसको दबाने से ये चालू होता है, तथा साथ ही ये ऑटोमेटिक भी बल्ब है जिसका मेरे पास रिमोट भी है। तो दोस्तों आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रिकॉर्डिंग ऑफ होते ही सब लव की तरफ देखते हैं। लव धीरे धीरे मुस्कुराता है। तभी अचानक वो बल्ब बंद हो जाता है। लव उस बल्ब को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वो बल्ब चालू नहीं होता। किसी के कुछ समझ में नहीं आता है आखिर एकदम से ये बल्ब बंद कैसे हो गया। तभी परिधि उस बल्ब को चेक करती है और कहती है शायद सेल डाउन हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। तभी सीमा कहती है अब हम क्या करेंगे, शाम हो चली है और अंधेरा भी हो गया है। तभी लव कहता है गाइस घबराओ मत, हम सबके पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करो। सब अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए उस हॉल का बारीकी से निरीक्षण करने लगते हैं। देखने में ये काफी साल पुराना है किंतु मजबूत दिखता है। मौसम की मार के कारण सीलन में बदबू भर चुकी है। तभी अचानक से तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। ठंड का दबाव बढ़ने लगता है। लव सबसे कहता है गाइस मुझे लगता है कि हमें यहाँ आग जलानी चाहिए। वो सब बाहर पड़े लकड़ी के टुकड़े पत्तों को उठाकर ले आते हैं और आग जलाने लगते हैं। तभी वो चौकीदार आग से कई दूर जाकर बैठता है। चौकीदार की ये हरकत देखकर सीमा उससे पूछती है ये कौन है और तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो। लव कहता है हम जब यहाँ आए थे तभी यह रास्ते में हमें मिला था। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम तुम्हारे ऊपर प्रैंक करेंगे, इसीलिए हम इसे अपने साथ लाए हैं। ये पास के गांव के रहने वाला है, इन्होंने ही हमें बताया था। वो सब तो ठीक है लेकिन आग से इतना डर क्यों रहे हैं। कहीं ये कहते हुए सीमा रुक जाती है। लव सीमा को गुस्से से देखता है और कहता है ये क्या बकवास है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये चौकीदार तो भूत नहीं है ऐसा। हाँ कुछ भी। लव की नजर उस बुजुर्ग चौकीदार पर जाती है। वो चुपचाप बैठा रहता है। लव उस चौकीदार से पूछता है काका आप हमें इस घर के बारे में कुछ बताओ ना, आप इस घर के बारे में क्या जानते हो। चौकीदार कुछ नहीं कहता, बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरता है। तभी परिधि आती है और कहती है बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हमें भी कुछ बताइए। तभी चौकीदार कहता है बेटा बात आज से 20 साल पहले की है। तुम तो जानते हो हमारा ये गांव शहर से थोड़ी ही दूर पर है और ये मकान हमारे गांव और शहर के बीच पड़ता है। बेटा मैं तुम सबको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक अफसर का तबादला इंदौर हो गया था और ये जगह इंदौर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए उस अफसर ने घर खरीदने के बारे में सोचा और एक दलाल के बारे में जानकारी मिली। देखिए साहब घर तो मिल जाएगा लेकिन वो शहर से थोड़ी ही दूर पर है। ठीक है मुझे चलेगा लेकिन घर बड़ा होना चाहिए। हाँ साहब आप उसकी चिंता ना करो, घर काफी बड़ा है लेकिन काफी समय से वहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए
आपको उस घर का रंग रौनक करवाना पड़ेगा। ठीक है, उस आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। तो चलो हमें दिखाओ, कहाँ है घर? एक 10 मिनट साहब। साहब फटका गाड़ी लेकर आता ही होगा। फटका? कौन है ये फटका? उस शख्स ने उसे घूरते हुए कहा। अरे साहब, मेरा दोस्त है, उसका नाम फटका है। ठीक है ठीक है, उस शख्स ने बड़ी ही बेध्यानी से कहा। तब तक एक शख्स जिसका नाम फटका है वो गाड़ी लेकर आ जाता है। सब उस गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। 60 मिनट बाद वो कार शहर की कॉलोनियों से काफी दूर एक सुनसान बंगले के पास रुक जाती है। उस बंगले के आसपास एक अलग ही मनहूसियत छाई हुई है। गाड़ी रुकते ही वो सब उस गाड़ी से उतरकर उस बंगले की तरफ बढ़ जाते हैं। बंगला देखकर वो शख्स काफी खुश होता है। ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। अरे साहब, मैंने कहा था ना, ये बंगला काफी बड़ा है और किफायती दाम में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ हर चीज की सुविधा है साहब, आपको कोई भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी आप पे। तभी फटका बीच में बोल पड़ता है, सिर्फ एक चीज की। और कुछ आगे बोलता इससे पहले ही भोला उसे आग दिखाता है, जिससे वो बोलते बोलते एकदम से रुक जाता है। ये क्या लगा रखा है? उस शख्स ने भोला की ओर देखते हुए कहा। चलो अब सभी अंदर चलो। वो अंदर जाकर देखते हैं। ये तो काफी शानदार है, लेकिन सालों से बंद पड़ा था। शायद इसीलिए जगह जगह जाले हुए हैं। साहब, यह बंगला फर्नीचर समेत आपको देते हैं, लेकिन इसका साफ सफाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इन फर्नीचर का अलग से एक भी रुपया नहीं दूंगा। ठीक है साहब, पर हमारा कमीशन? भोला अपने दांत दिखाते हुए बोला। वो शख्स उसे घूरने लगा। तभी फटका बीच में ही बोल पड़ा, साहब अब आगे तुम पेपर वर्क करो, मैं आज ही इस बंगले को खरीदूंगा। ठीक है साहब, आप मेरे साथ चलिए। और वो तीनों उस बंगले से बाहर आ जाते हैं। 3 दिन बाद, साहब मैंने इस बंगले को अच्छे से साफ कर दिया है, आपको कुछ कराने की जरूरत भी नहीं है। आप ये कागज पर साइन कर दीजिए और आज से ये बंगला आपका हुआ। ठीक है, जरा शांति से। और वो शख्स उस कागज पर साइन कर देता है। तो साहब, डील फाइनल हुई? अब आप यहाँ रुक सकते हो। ठीक है साहब, मेरा काम हो गया, अब मैं जाता हूँ। फटका और भोलू निकल जाते हैं। मिश्रा परिवार अपना सामान जमाने में लग जाते हैं। मिश्रा जी के परिवार में मिश्रा जी, उनकी पत्नी सीता और बेटा राघव और धीरज है। राघव मिश्रा का पिछले महीने ही यहाँ इंदौर ट्रांसफर हुआ है। मिश्रा जी बिजली विभाग में कार्यरत है। उन्होंने ये घर खरीद लिया है और साथ ही अपने परिवार को भी ले आए हैं। दिन भर सब कुछ ठीक रहा। मिश्रा जी के परिवार ने अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लिया। तब तक सीता ने खाना बना लिया। सब ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। दिन भर की थकान से सबको नींद लग गई थी और जब आँख खुली तो देखा शाम के 5 बज रहे थे। तभी सीता को किसी की आवाज आई। सीता ने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शायद ये भ्रम था। रात का खाना खाने के बाद सब सो गए। अचानक रात के 12 बजे मिश्रा जी के कानों में किसी ने बुदबुदाया और ये आवाज मिश्रा जी को आई। मिश्रा जी ने आसपास देखा तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। मिश्रा जी नींद से उठ गए। थोड़ी देर में टहलकर भी मिश्रा जी को नींद नहीं आई। तब वो बेड पर रखी कॉमिक पढ़ने लगे। तभी एक बार फिर से मिश्रा जी की कानों में आवाज पड़ी। मिश्रा जी उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकल आए। उस आवाज का पीछा करते हुए मिश्रा जी सीढ़ियां उतरकर किचन के बाई तरफ के कमरे में पहुंच गए। वो कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मिश्रा जी असमंजस थे। घर में तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता, फिर ये कमरे में कौन है?
मिश्रा जी ने उस कमरे में झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा एक आदमी और एक औरत आपस में लड़ रहे थे। मिश्रा जी कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो औरत रोते हुए बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। उस आदमी ने औरत पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बचकानी हरकत है और ये क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ, क्या हो रहा है ये सब? मैं कोई बचकानी हरकत नहीं कर रही हूँ। वो औरत भी तेज में आकर बोली, अरे मुझे तो अपनी किस्मत पर तरस आ रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे लापरवाह इंसान से शादी की, वो इंसान जिसे अपने परिवार की पड़ी ही नहीं है। तुम जरा अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने शराब पीना बंद नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो आदमी घबराते हुए बोला, देखो सुधा, तमाशा मत करो, बच्चे देख रहे हैं। तभी मिश्रा जी की नजर पलंग की दूसरी तरफ खड़े दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जाती है। उन्हें देख के मिश्रा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप के बीच की बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस रोए जा रहे हैं। मिश्रा जी से रहा नहीं गया। मिश्रा जी जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसने को गए तभी मिश्रा जी के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा और वो पीछे पलट कर देखते हैं। पीछे सीता खड़ी थी जो प्रश्नवाचक नजरों से मिश्रा जी को घूर रही थी। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ कहते उसके पहले ही मिश्रा जी की नजर सामने गई। मिश्रा जी सामने का नजारा देखकर चौंक पड़े। मिश्रा जी दीवार से सर सटाए हुए खड़े थे। मिश्रा जी को समझ नहीं आया कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। मिश्रा जी का सर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। तभी सीता फिर से कहने लगी, आप बताएंगे क्या हुआ है, बात क्या है? मिश्रा जी ने मौके की नजाकत को देखते हुए इस वक्त कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा और उन्होंने बहाना बना दिया कि मैं पानी पीने आया था। ठीक है, ये कहते हुए सीमा बाथरूम की ओर चली गई। मिश्रा जी किचन की तरफ जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहे थे और वो निकालकर वो अपनी कमरे की तरफ चले गए। कमरे में पहुंचकर मिश्रा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कमरे में घुसते ही मिश्रा जी ने सामने देखा तो सीता सोई हुई थी। मिश्रा जी की तो काटा नहीं खून जैसी हालत हो गई थी। मिश्रा जी पसीने से थर-थर कांपने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। भगवान को याद करके मिश्रा जी आंख बंद करके चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद मिश्रा जी को नींद आ गई। रात के 3 बजे अचानक से सीता की नींद खुली। सीता को किसी की रोने की आवाज आई। उसे समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आई। सीता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। सीता ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने कुछ नहीं कहा। इतनी रात गए क्या कर रही हो? सीता ने पूछा। फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। सीता ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर आने लगे। तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक ऐसी आवाज आई। इस बार सीता ने दरवाजा खोला और बोली, कौन हो तुम और इतनी रात गए मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वो औरत फिर से कुछ नहीं बोली। सीता ने गुस्से में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? बार बार आ जाती हो। तभी उस समय अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और उस औरत का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उस औरत ने चीखते हुए बोला, मुक्ति चाहती हूँ मैं, मुक्ति। सीता के कुछ समझ नहीं आया और उसका चेहरा देखकर सीता डर गई और वही बेहोश हो गई। सुबह मिश्रा जी की नींद खुली तो मिश्रा जी ने देखा सीता कमरे में नहीं थी। उन्हें लगा वो किचन में होगी, लेकिन सीता किचन में भी नहीं थी। सीता को उन्होंने इधर उधर ढूंढा लेकिन सीता नहीं मिली। लेकिन उनकी नजर बाहर गई। दरवाजा खुला है। बाहर
बाहर देखा तो सीता बेहोश थी। सीता को देखकर मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आया। आखिर सीता बेहोश कैसे हुई? मिश्रा जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। फोन करके हॉस्पिटल गए। वहां जाकर सीता को होश नहीं आया। हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहने के बाद सीता को होश आया। उनकी माँ हॉस्पिटल आ गई थी, इसीलिए मिश्रा जी घर आ गए। घर आकर वो थोड़ी देर आराम करने लगे। तभी मिश्रा जी को किचन से आवाज आई। मिश्रा जी ने किचन में जाकर देखा, वहां तो कुछ नहीं था। मिश्रा जी ने सारी बातों को देखते हुए फ्रिज खोला। फ्रिज में भी कुछ नहीं था, और जो था वो 2 दिन खराब हो चुका था। मिश्रा जी ने सब्जी का झोला लिया और सब्जी लाने गांव के अंदर चले गए। अपने बंगले से थोड़ी दूर चलने पर मिश्रा जी को लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे और आपस में ही खुसर फुसर करने लगे। मिश्रा जी से रहा नहीं गया। वो सब्जी लेकर तुरंत ही अपने घर आ गए। जब हॉस्पिटल जाकर देखा, सीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। माँ को कुछ अनिष्ट होने की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने मंदिर जाके पंडित जी से बातचीत की। मिश्रा जी भी माँ के साथ मंदिर गए। वहां जाकर अपने साथ घटित हुई घटनाएं पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने तुरंत ही मिश्रा जी से वो घर खाली करवा लिया। वो घर खाली करने के बाद सीता की तबीयत में सुधार आ गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिन पहले की तरह ही स्वस्थ और मस्त हो गई। मिश्रा जी ने फटका और भोला को बहुत ढूंढा, किंतु वो दोनों रफू चक्कर हो गए।